कहते हैं किस्मत बदलती है मेहनत से। किस्मत बदलती है मेहनत से और मेहनत शुरू होती है एक छोटे से कदम से। तो चलिए दोस्तों, आज वो पहला कदम उठाते हैं और शुरू करते हैं अपने किस्मत बदलने का कार्यक्रम अभी से। हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो इस मोटिवेशनल लाइन के साथ आज हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिन की नहीं, ये तो शाम है, शाम की शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला था और पोस्ट में भी मैंने डाल दिया था कि शाम 6 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जो कि यूथ पब्लिकेशन बुक से है। और ये मेरा टारगेट है कि हम डेली का डेली 50 क्वेश्चन को देखेंगे और जहाँ ज़रूरी होगा उसके अंदर को भी हम देखेंगे। उसमें जो दिया हुआ है क्या है, नहीं तो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो भी होगा हम पूरा कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन आज देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ना आपके पास समय है ना मेरे पास समय है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, इतिवृत्ति और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया है वो लेखक कौन है? तो वो कौन लेखक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए, इतिवृत्ति और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? तो आधार काल नाम जो दिया था वो थे डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने। डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने आधार काल नाम दिया था। उसके बाद है, इसमें हम इसको भी देख लेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम जो दिया था वो तो मोहन अवस्थी जी थे। बाकी जो है आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया था? सुमन राजे जी ने भी दिया था। और इसमें जो प्रमुख नामकरण है इसको भी हम देखेंगे, क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, चारण काल किसने कहा? तो चारण काल जो है वो जॉर्ज गियर्सन जी ने कहा था। आरंभिक काल तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। बीज वपन काल किसने कहा था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसी तरह सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकर त्यान जी ने कहा था। वीर काल किसने कहा था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। संधि काल एवं चारण काल ये किसने कहा था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। और आधार काल अभी हम देख ही चुके हैं, सुमन राजे और मोहन अवस्थी जी ने कहा था। और जयकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने जयकाल कहा था। तीसरा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक रूप से प्रसारित किया गया था? तो किस शीर्षक से? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से जो है ये लिखा गया था, हिंदी साहित्य का विकास। देखिए, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। एक मिनट। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ। ये शुक्ल जी का था, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में ये किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। फिर है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में बांटा गया था और ये किसका था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का ये ग्रंथ था, हिंदी साहित्य का अतीत। आगे है, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जानकी क्राइस्ट जी।
ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो पृथ्वी कल्प नहीं है। पृथ्वी कल्प मिस्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर जी हैं। कौन है? पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। जबकि मंजीर, नास और निर्माण धूप के धान, शिलापंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियां हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद्य, बूदी वारिश पद्य, पुष्पांजलि गद्य, पद्यमय लेखक संग्रह, नेत्रोमिलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवि एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख किया गया है। आगे है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो कौन सा है वो? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे है, इसी का है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1880 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज गियर्सन जी हैं। गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। कितने कवियों को? 952 कवियों को किसने शामिल किया था? तो गियर्सन जी ने शामिल किया था। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक में हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ था। किशोरी लाल गुप्त ने कौन सा इतिहास ग्रंथ किया था? तो उनका जो था वो था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। फिर है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्यधारा संग्रहकर्ता के जो साहित्यकार हैं उनका नाम है महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। किसे? राहुल सांकृत्यायन जी को हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में चीन में क्या देखा, किन्नर देश में चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। ये किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का है। फिर है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया था? तो किसने विभाजित किया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने विभाजित किया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। किसे कहा जाता है आधुनिक हिंदी का एकांकी का जन्मदाता? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता। निम्नलिखित लेखकों और उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण इस तरह से दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, चारण काल नाम किसने दिया था? तो जॉर्ज गियर्सन जी ने दिया था। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आधार काल सुमन राजे ने दिया था। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। फिर है,
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? गणपति चंद्र गुप्त जी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भागों में 1965 ईस्वी के लेखक जो हैं गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, दो भागों में बांटा गया था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि दो भागों में था। और दूसरा भाग 1965 ईस्वी के जो लेखक थे वो कौन थे? लेखक गणपति चंद्र गुप्त जी थे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक ग्रंथ की रचना की थी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। कब आया था? 1986 ईस्वी में। फिर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, और ये कब लिखा था? तो 1938 ईस्वी में लिखा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। और इन्होंने कब लिखा था? तो 1938 ईस्वी में लिखा था। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की थी। किसने की थी? तो नामवर सिंह जी ने की थी। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 ईस्वी में लिखा गया, को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। कौन सा ग्रंथ है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसके लेखक कौन है? जॉर्ज गियर्सन जी हैं। और लिखा कब गया था? तो 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में लिखा गया था। और यह जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आगे है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। तो कब किया गया था इसका प्रकाशन? नागरिक प्रचारी सभा ने इसका प्रकाशन किया था। हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है, इस ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? तो नागरिक प्रचारी सभा काशी ने किया था। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारी सभा काशी ने किया था। नागरिक प्रचारी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में विभाजित हुआ था। कितने खंडों में? 16 खंडों में विभाजित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो गारसादा तासी ने किया था। और इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। जॉर्ज गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये सच्चे अर्थों में इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है। हमने आगे देखा था। और इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी है, ये भी हमने देखा था। और गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। फिर है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों के नाम सही क्रम क्या है? तो इसमें जो सही क्रम है वो है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश, श्याम और सुखदेव। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र जी शामिल हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का 1934 ईस्वी में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को कौन सा नाम दिया था? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल और कला काल की संज्ञा प्रदान की। सामान्यतः 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। 17वीं शती के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। आगे है हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? हिंदी साहित्य के इतिहास को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। और देखिए कितने
एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम से राहुल शंकराचार्य ने दिया था। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार है, जो कि हम देखने वाले हैं। चारण काल किसने दिया था? तो जॉर्ज गियर्सन जी ने दिया था। बीज बपन काल किसने दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकराचार्य जी ने दिया था। संधियोम चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने दिया था। और आदिकाल का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। तो ये था नामकरण। आगे है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की ये रचना है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा उनके रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। और इसके जो लेखक थे वो कौन थे? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी थे। आगे है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ था 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संवेदना का विकास जो कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है वो 1986 में आया था। और फिर भारतीय साहित्य के इतिहास की जो समस्याएं थी जो कि रामविलास शर्मा जी की है, ये कब आई? 1987 ईस्वी में आई। आगे है हिंदी भाषा का विकास। इसके रचनाकार कौन है? तो इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। और ये ग्रंथ कब आया? तो 1924 ईस्वी में आया था। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1973 ईस्वी में आया था, किसने लिखा था? तो वो डॉक्टर नगेंद्र जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? डॉक्टर नगेंद्र की बुक है जो कि कब आई थी? 1973 ईस्वी में आई थी। फिर है साहित्य का इतिहास दर्शन। तो साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर ललिन बिलोचन शर्मा जी। डॉक्टर ललिन बिलोचन शर्मा जी। आगे है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। किसका है? सूर्यकांत शास्त्री जी का है। और ये कब आया था? तो 1930 ईस्वी में। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में कृष्ण शंकर शुक्ल जी का है। ये किसका है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1934 ईस्वी में आया था। और ये है कृष्ण शंकर शुक्ल जी का। फिर है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। ये किसका है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर ये 1939 ईस्वी में आया। और ये डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी का है। इंद्रनाथ मदान जी का। आगे है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कौन लिखा था? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा था। कब लिखा था? 1996 ईस्वी में लिखा था। राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी हैं। फिर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी के द्वारा लिखा गया था। वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त जी के द्वारा कब लिखा गया था? 1965 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो कई बार हम लोग देख चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 2003 में आया था। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये जो है 2003 में आया था। और इसको लिखने वाले कौन थे? सुमन राजे जी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके रचनाकार सुमन राजे। आया कब था? 2003 में। फिर है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसने लिखा? तो नीलाभ जी ने लिखा। आगे है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो हिंदी साहित्य इतिहास का बृहद इतिहास का जो प्रथम भाग है उसका शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, उसका जो प्रथम भाग है उसका शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में
पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना की थी, जिसे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। जिसे सभा ने कब स्वीकार किया? 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड, पहला, दूसरा, 15वां और 16वां। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड हैं, पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां। साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। एवं बीच के जो 12 खंड हैं, तीसरे से 14वें में प्रत्यक्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। और ये क्या है? तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, उसी के बारे में ये बताया गया है। उसके 12 खंडों की विवेचना की किस्में क्या है। चलिए असंगत विकल्प चुनिए। असंगत इसमें कौन सा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का सही है। हिंदी साहित्य 20वीं सदी, ये गलत है। हिंदी साहित्य 20वीं सदी ये बाबू श्याम सुंदर दास जी का नहीं है, बल्कि ये किसका है? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। ये गलत है। इसमें जो है, और हिंदी साहित्य का इतिहास ये लक्ष्मी सागर वासरणे जी का है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इसमें जो है क्या हमें असंगत चुनना है? तो इसमें असंगत क्या है? ये इसमें असंगत है हिंदी साहित्य की 20वीं सदी, ये बाबू श्याम सुंदर दास जी का नहीं है, बल्कि ये नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। चलिए आगे देखते हैं इसका। हिंदी साहित्य 20वीं सदी बाबू श्याम सुंदर दास, विकल्प असंगत है। अच्छा, हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य 20वीं सदी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की ये कृति है। किसकी है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की। नंद दुलारे वाजपेयी जी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, इसको भी हम जरा एक नज़र देख लेते हैं। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, ये कब आया था? 1940 ईस्वी में। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियां, पहला है जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी। दूसरा है आधुनिक साहित्य, 1950 ईस्वी में आया था। आधुनिक साहित्य कब आया था? 1950 में आया था। महाकवि सूरदास, ये कब आया था? महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी में। रस सिद्धांत 1977 ईस्वी में। नया साहित्य नया प्रश्न, ये कब आया? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। रीति और शैली इसका प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की प्रमुख कृतियां जो हैं, पहला है जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 और रीति और शैली 1979 ईस्वी में हुआ था। 1979 में। कौन? रीति और शैली 1979 ईस्वी में। तो अगला पॉइंट है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसको भी देख लेते हैं कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, वह एक अलग काल माना जाता है। वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। ये किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है।
फिर अगला पॉइंट है कि काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर होना चाहिए। फिर है कौन सा विवरण सही नहीं है, तो गारसा दातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालानुक्रम अनुसार प्रस्तुत किया है, तो ये सही नहीं है। गारसा दातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालानुक्रम प्रस्तुत किया है, ये सही नहीं है। उपयुक्त विवरण में गारसा दातासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लैथलेतुर हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गारसा दातासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में आया, कब 1839 ईस्वी में तथा 1847 ईस्वी में। वर्णानुक्रम पद्धति में यह प्रकाशित हुआ था। यह जो है इसमें तो वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं, तो शिव सिंह सेंगर की पुस्तक है शिव सिंह सरोज, उसमें। आगे है इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्रबंध विनोद में मिश्रबंधुओं के मिश्रबंध विनोद में पाया जाता है। यह कथन किसका है? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम जो है मिश्रबंधुओं की जो पुस्तक है मिश्रबंध विनोद में पाया जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। यहाँ पे है किसका कथन है? ये मिश्रबंधुओं का डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आचार्य शुक्ल ने मिश्रबंध विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। किसने? शुक्ल जी ने कहा है मिश्रबंध विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह, तथा मिश्रबंधुओं को श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलन करता कहा है। और किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। आगे है मिश्रबंध विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें जो सही है इनमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाशन में लाए गए और उन्हें साहित्यिक महत्व का मूल्यांकन किया गया। इसके प्रथम 3 भाग 1970 ईस्वी में और चतुर्थ भाग ये सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी सही है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें 4000 नहीं, मिश्रबंध विनोद में 4000 नहीं बल्कि 5000 जो है कवियों का विवरण मिलता है, तो ये कथन ये सही नहीं है। इसको भी देख लेते हैं। देखिए, मिश्रबंधु गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी की रचना मिश्रबंध विनोद के विषय में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। मिश्रबंध विनोद ने 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख किया गया है। मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1970 ईस्वी यानी कि सन 1913 ईस्वी और चतुर्थ भाग संवत 1991 यानी कि सन 1934 ईस्वी में हुआ था। तो मिश्रबंध विनोद का प्रथम 3 जो कब आया था वो 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग कब आया था? 1934 ईस्वी में आया था। फिर है हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो गिलक्राइस्ट जी ने कहा है। आगे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था तथा इनका निधन 1990 ईस्वी में हुआ था और चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें और देवदान। तो ये था डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था तो 1905 में। मृत्यु कब हुई थी 1990 में। और चित्ररेखा के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था तो इन्हें देव पुरस्कार मिला गया था और इन्हें एकांकी का, हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को। और 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें और देवदान। ये था डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के बारे में। आगे देख लेते हैं प्रमुख इतिहास लेखक उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो डॉक्टर ललिन बिलोचन शर्मा जी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसका ग्रंथ है तो ललिन बिलोचन शर्मा जी का है। फिर है हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942 ईस्वी, ये किसका है तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, ये गणपति चंद्र गुप्त जी का है। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, किसका है रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला पॉइंट है मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा लेकिन जोर देकर कहना चाहूँगा कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। यह कथन किसका है तो ये कथन जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अब शुक्ल जी ने क्या कहा है चलिए पूरा देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। ये जो कथन था जो हमने ऊपर देखा कि अगर मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, यह कथन जो है वो भारतीय हिंदी साहित्य जो इनकी हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। फिर है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। किसने शुक्ल जी ने भक्ति को क्या माना है पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन ही नहीं था। फिर है रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने दिया था। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने दिया था तो किसने दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने दिया था। और भी नामकरण देख लेते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने रीति काव्य कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा है। इसमें देखिए जॉर्ज गियर्सन ने रीति काव्य कहा है जबकि वहीं शुक्ल जी ने इसे रीति काल नाम दिया है। तो अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, नोट भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना है, परंतु आचार्य शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो शुक्ल जी की बुक है जो कि 1929 ईस्वी में लिखी गई थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन्होंने क्या कहा है कि रीति काल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है कि रीति काल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो वो कह सकता है। आगे है गाडसादा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लेथलेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब जो है प्रकाशित हुआ था? तो कब प्रकाशित हुआ था? 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गाडसादा तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लेथलेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन दो भागों में सन 1839
ईस्वी में तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। कितने? 738, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। हिंदी के कवि कितने हैं? 72, और टोटल कितने कवि हैं इसमें? तो 738 कवि हैं, जिसमें कि 72 जो हैं वो हिंदी के हैं, बाकी जो कवि हैं वो उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो फ्रेंच विद्वान गारसादा ताशी ने किया था। गारसादा ताशी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? तो फ्रेंच भाषा में। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद जो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया था 1952 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये छपा था। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। किसके इतिहास ग्रंथ को? तो शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को सबसे जो हिंदी साहित्य का इतिहास उसे सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित माना जाता है। चलिए ये भी देख लेते हैं प्रमुख ग्रंथ एवं उसके लेखक। तो तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी, तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी जो कि 1848 ईस्वी में है। इसके ग्रंथकार कौन है? इसके लेखक तो मौलवी करीमुद्दीन जी हैं। आगे है भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में। भाषा काव्य संग्रह किसका है? महेश दत्त शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी गणपति चंद्र गुप्त जी का है। और है हिंदी साहित्य का संवेदना विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1886 ईस्वी, ये किसका है? तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। आगे है अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कितने हैं? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो शिव सिंह सरोज है उसमें कितने ग्रंथ गिनाए गए हैं? उनमें गिनाए गए ग्रंथ कौन से हैं? तो इसमें कौन सा सही है? 1 2 3 4। तो इसमें जो सही है वो है पहला, यानी कि ए सही है, पहला और दूसरा। कौन सा? पहला रामसत सही, दूसरा कणखा रामायण, ये दोनों सही हैं। इस भी देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई तथा कणखा रामायण है। आगे है सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है कि कौन सा ग्रंथ किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका कौन सा है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य का विमर्श, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का हो गया। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कौन सा है? तो हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, ये किसका है? हरिओद जी का है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये है पहला, हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर आ जाते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, तो इनका क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। तो इसमें जो कूट दिया हुआ है उसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो सही है वो है डी सुमेलित है। ये देखिए सुमेलित है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का क्या है? हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका। और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रथम बोली प्रिय प्रवास को क्या प्रथम महाकाव्य बोला जाता है खड़ी बोली का। और ये किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर जी का है। पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आगे है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ प्रमुख इस प्रकार हैं कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में तथा डॉक्टर ललिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। आगे प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आ गया। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मोतीलाल मेनारिया जी हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय जो प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा इसका जो है ये नहीं निर्णित हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह जो है कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल विभाजन के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह एक अलग काल माना जाता है और उनका नामकरण उन्हीं रचना के स्वरूप के अनुसार किया गया। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। काल विभाजन साहित्य प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान वृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर होना चाहिए। ये सब किसने कहा है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है। फिर है कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें क्या बताया गया है कि कौन सा विवरण जो है वो सही नहीं है? तो देखते हैं। गाडसा दातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का कालानुक्रम अनुसार किया है। क्या ये सही है? कालानुक्रम अनुसार किया है? नहीं। शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कवियों के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हुआ है। जॉर्ज गियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालानुक्रम वर्गित किया है। जॉर्ज गियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालानुक्रम अनुसार वर्गीकृत किया है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है गाडसा दातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालानुक्रम अनुसार प्रस्तुत किया है। यह विवरण सही नहीं है। ये विवरण नहीं सही है। तो इसमें सही कौन सा हो गया? यही। और ये तीनों सही है कि शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। ये सही है। जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। ये भी कथन सही है।
और फिर है जॉर्ज गैरिसन ने कवियों और लेखकों को कालानुक्रम अनुसार वर्गीकृत किया है, ये भी सही है। गार्सा दा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालानुक्रम प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त गार्सा दा तासी ने इतिहास ग्रंथ स्थावर द लेथलेतुर एंदुई हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गार्सा दा तासी ने ग्रंथ को हिंदी, उर्दू अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों की जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मीनारियां हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी में जो लिखा गया उसके लेखक हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी हैं। अगला पॉइंट है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया है? इनमें से जो इतिहास ग्रंथ है उसमें जो है किशोरीलाल गुप्त जी ने किसका जो है इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया है? तो वो जो पुस्तक है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, डी नंबर का। देखिए, जॉर्ज गैरिसन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, जबकि गार्सा दा तासी लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लेथलेतुर एंदुई हिंदुस्तानी 1839 एवं 1847 ईस्वी दो भागों में 1839 और 1847 ईस्वी को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 नाम से अनुवाद किया। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी के ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स जी हैं। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो कि 1917 ईस्वी में लिखा गया, इसके लेखक कौन हैं? तो पादरी एडविन ग्रिप्स जी हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920, इसके लेखक कौन हैं? तो FE जी हैं, FE जी। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय जो माना है वो 1700 से 1900 विक्रमी माना है। और भी देख लेते हैं इसमें। देखिए, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 ईस्वी माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है और इसका समय माना है 1050 से 1375 विक्रमी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा है और इसका समय इन्होंने माना है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। फिर आता है रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तरकाल कहा है, उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतकाल और इसका समय इन्होंने माना है संवत 1700 से 1900 विक्रमी। फिर आ जाता है आधुनिक काल यानी कि गद्यकाल। इसका समय शुक्ल जी ने माना है 1900 से 1984 ईस्वी तक। आगे है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो कौन कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी भी लिखा है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है।
डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संपादक हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस ग्रंथ के ये संपादक हैं। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 ग्रंथों की रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 40 में आई थी, फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में आया था, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में, और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? 1952 ईस्वी में इन लोगों ने ग्रंथों की रचना की थी। जबकि डॉक्टर नगेंद्र जी ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है उसका इन्होंने क्या किया था? हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का ये क्या थे? उसके संपादक थे। फिर है 34 नंबर का क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो किसने दिया है? तो मिश्र बंधु ने दिया है। मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 यानी कि 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी हैं। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ है। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ? तो 1913 ईस्वी में हुआ तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में नामक ग्रंथ में जो है 838 कवियों का विवरण दिया है। किसमें? शिव सिंह सरोज में। गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों और आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों तथा लेखकों को शामिल किया है। शुक्ल जी ने 1000 और जो है शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने 838 कवियों का विवरण दिया है, जबकि गियर्सन जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों का विवरण दिया है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रखा गया है? तो जो रखा गया है वो है युग प्रवृत्ति। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो विधेयवादी पद्धति सबसे विकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुकरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? तो तेन ने स्थापित किया था। और जो है इतिहास और शुक्ल जी ने भी तेन के विधेयवादी पद्धति को ही अपनाया है। उन्होंने भी शुक्ल जी ने भी अपना जो है ग्रंथ वो इसी में लिखा है, विधेयवादी पद्धति में ही। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन एक ही ग्रंथ के, तो इसमें कौन सा सही है? ललिन बिलोचन शर्मा जी हैं। अच्छा, और भी ग्रंथ है कि विजेंद्र स्नातक का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नामवर सिंह जी का कौन सा है? तो दूसरी परंपरा की खोज। डॉक्टर विनय मोहन का हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है? रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य पुस्तकें हैं, कौन कौन सी देख लेते हैं? भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी जो कि कहानी संग्रह है
निराला, आत्महंता, आस्था, आलोचना आदि लिखा है। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो किसने किया है? शुक्ल जी ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके इसको विवेचित किया है। आगे है 40 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के उत्तरकाल को कला काल नाम किसने दिया है? तो कला काल नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया है। हिंदी साहित्य के उत्तरकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। इस काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल नाम दिया है। आगे है 41 नंबर का क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं वो कौन हैं? जॉर्ज गियर्सन जी हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक जॉर्ज गियर्सन जी हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक जॉर्ज गियर्सन हैं। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। गियर्सन ने अपने इस ग्रंथ में 952 कवियों को सम्मिलित किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया है। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1957 में। 42 नंबर का क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सूत्रपात किया गियर्सन जी ने। किसने? गारसादा तासी जी ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात गारसादा तासी ने किया था। गारसादा तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। इसका द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया। जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। आगे है हिंदी साहित्य के उत्तरकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान निम्न में से कौन हैं? हिंदी साहित्य के उत्तरकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु हैं। शुक्ल जी ने उत्तर मध्य काल को रीति काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा है। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ डॉक्टर राम कुमार वर्मा कब से मानते हैं? तो 693 ईस्वी से मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं। अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही इन्होंने लिया है, 693 से 1693 तक। आगे है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। उत्तर मध्यकाल नाम दिया है ना, रीतिकाल को शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल कहा है। और देखते हैं किसने क्या कहा है। तो शुक्ल जी ने उत्तर काल कहा है रीतिकाल को,
और रीतिकाल के अन्य क्या कला काल नाम किसने दिया है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। और अलंकृत काल जो है, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, वर्णानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी है। इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी वर्णानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गार्सा तासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा। इसके दोनों भाग का प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी है। 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया था। कब? 1952 ईस्वी में। कट गया है, 47 नंबर का क्वेश्चन है, कट गया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो किसके अनुसार किया जाना चाहिए? इसमें कौन सा सही है? तो इसमें नंबर सी सही है, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुष्टि दृष्टि से। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक नाम से 2 भागों में वर्ष 1965 ईस्वी में लिखा था। 2 भागों में कब लिखा था? तो 1965 में लिखा था। आगे है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या थी? तो आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि, इसमें भी सही है कि युग की परिस्थितियों को वो प्रमुखता प्रदान करती थी। युग की परिस्थितियों को क्या प्रमुखता प्रदान करती थी? आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती थी। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित वास्तु अस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार जो नामकरण गलत है वो है रीतिकाल। रीतिकाल नाम गलत है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल तथा संक्रांति काल नामक ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है, जबकि रीतिकाल गलत है। और ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित किया है। 4 खंडों में विभाजित किया है। इसका नामकरण इसमें तो नहीं दिया गया है, PDF यहीं तक थी। तो वो 4 जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। पहला है क्या? आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है और उसका जो समय है 1050 से 1375 विक्रमी है। फिर दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको कि भक्तिकाल कहा है, 1375 संवत 1375 से 1700 विक्रमी। उसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल को ही इन्होंने रीतिकाल कहा है और उसका समय 1700 से 1900 विक्रमी है, संवत 1700 से 1900 विक्रमी। उसके बाद है
आधुनिक काल यानी कि गद्य काल, जो शुक्र जी ने कहा है गद्य काल को ही आधुनिक काल कहा है, तो इसका समय उन्होंने कब से कब तक माना है, तो संवत 1900 से 1984 विक्रमी। इसमें तो नहीं है क्योंकि PDF यहीं तक ही थी, लेकिन हम आगे इसको पढ़ चुके हैं। तो ये था, इन्होंने जो है 4 खंडों में विभाजित किया था, आदिकाल और पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ आप लोग डेली जुड़िए। शाम 6 बजे हम डेली 50 क्वेश्चन करेंगे और जल्दी से जल्दी बुक को समाप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, शाम 6 बजे जुड़ना मत भूलिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।